नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचार। उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच परिसीमन आयोग की टीम 4 दिन के दौरे पर मंगलवार को जम्मू पहुंच रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 8 महीने पहले मुंबई की तलोजा जेल भेजे गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच परिसीमन आयोग की टीम 4 के दौरे पर मंगलवार को जम्मू पहुंच रही है। टीम के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। आयोग 9 जुलाई तक यहां रहेगा। परिसीमन आयोग 8 जुलाई को जम्मू में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा। वो परिसीमन को लेकर उनके सुझाव और आपत्तियां जानेगा। बैठक में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को छोड़कर लगभग सभी पार्टी के नेताओं ने शामिल होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वे तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। कुल मिलाकर वे आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की मांग पर अड़ी हैं, जो संभव नहीं दिखता। पीडीपी के नेता फिरदौस अहमद टाक ने कहा, बैठक में शामिल होने को लेकर हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हम अभी भी पार्टी नेताओं के बीच विचार विमर्श कर रहे हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने गठबंधन के सहयोगियों को इस मुद्दे पर व्यक्तिगत निर्णय लेने की सहमति दी है, क्योंकि रविवार शाम को हुई एक बैठक में अलग अलग विचार होने के कारण अलायंस में आम सहमति नहीं बन सकती थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बीच एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त तक तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम के पब्लिश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्ड वेव का पीक सितंबर में आएगा। कोरोना की स्थिति पर एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया था कि दूसरी लहर का पीक मई के तीसरे हफ्ते में आएगी, जबकि 6 मई को भारत में संक्रमण के करीब 4,14,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। महामारी के दौरान एक दिन में संक्रमितों की ये सबसे अधिक संख्या रही है। इस दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे बड़े राज्यों में हालात बेहद बुरे हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी के डेटा के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते तक रोजाना नए मामलों की संख्या 10,000 तक आ जाएगी। यह अगस्त के दूसरे पखवाड़े से फिर बढ़ना शुरू होगी। देश में रविवार को 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,322 लोग ठीक भी हुए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर कम भले हो गया, लेकिन यह अभी जारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो एक सरकारी आवासीय उद्घाटन समारोह का है, जिसमें चंद्रशेखर राव रिबन काटने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में अफसर रिबन काटने के लिए कैंची मंगवाना भूल गए थे। फिर क्या था, केसीआर ने बिना देरी किए ही रिबन अपने हाथों से तोड़कर उद्घाटन की रस्म अदायगी पूरी कर दी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में रविवार को सीएम 80 करोड़ की लागत से बने सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट केसीआर नगर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पहले पूजा और अन्य विधि में भाग लेने के बाद अब उद्घाटन करने पहुंचे तो रिबन काटने के लिए कैंची ही नहीं मिली।
अफसर कैंची के इंतजाम करना भूल गए थे। केसीआर ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन ज्यादा देर वे अपने आप को रोक नहीं सके और हाथ से ही फीता तोड़ दिया। स्थानीय विधायक और केसीआर के बेटे केटी रामराव ने इस घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो शेयर किया है। प्रोजेक्ट के तहत 1300 से अधिक फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिनमें 5000 लोग रह सकेंगे। इसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल भी शामिल है। 30 एक्सपर्ट ट्रेनिंग से साथ संस्थान में 5000 बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए विश्व स्तरीय ट्रैक जैसी सुविधाएं भी यहां मौजूद है। पश्चिम बंगाल में भाजपा में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी सोमवार को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर उनकी छोटी बहन और कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दुखद है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी बात का जिक्र नहीं किया है। अभिजीत कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में शाम 4 बजे पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी उपस्थित थे। अभिजीत साल 2012 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो इसी सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वे पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। टीएमसी में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने जिस तरह भाजपा की सांप्रदायिक लहर को रोका, मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह दूसरों के सहयोग से पूरे देश में ऐसा ही कर पाएंगी। बता दें कि पिछले महीने ही टीएमसी ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय की पार्टी में वापसी करवाई थी। यह भाजपा के लिए बंगाल में बहुत बड़ा झटका था। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 8 महीने पहले मुंबई की तलोजा जेल भेजे गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। वे लगातार गिरती सेहत का हवाला देकर जमानत की अपील कर रहे थे। उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि रविवार को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई। स्टेन के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, फादर स्टेन स्वामी के निधन पर हार्दिक संवेदना। वह न्याय और मानवता के पात्र थे। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि स्टेन ने नक्सलियों से लिंक है और खास तौर पर वे प्रतिबंधित माओवादी संगठन के संपर्क में हैं। वे अक्टूबर 2020 से मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे और लगातार उनकी तबियत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें 8 अक्टूबर को अनफॉर्फुलर एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्टिव के तहत गिरफ्तार किया गया था। स्टेन को मुंबई की तलोजा जेल भेजा गया था। यहां उन्होंने खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की शिकायत की थी। तबियत ज्यादा बिगड़ने के बाद 28 मई को मुंबई हाईकोर्ट उन्हें अस्पताल भेजने का आदेश दिया था। होली फैमिली अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। शनिवार को स्टेन के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस वर्चुअल मीट में मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता। महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। भारत में हमने शुरुआत है कि वैक्सीन स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाया। तकनीक हमारी इस लड़ाई का अहम हिस्सा है। सॉफ्टवेयर के मामले में अब कोई बाधा नहीं है। हमने अपने कोविन ऐप को ओपन सोर्स करने में देर नहीं लगाई। कोविन कॉन्क्लेव में कई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले हेल्थ और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए। कॉन्क्लेव का मकसद कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना से लड़ने के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के संबंध में भारत के अनुभव को साझा करना है।
कोविड को पूरे देश में वैक्सीनेशन की रणनीति बनाने, लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय आईटी प्रणाली ने विकसित किया था। हाल ही में कई देशों ने भारत के टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल हुई तकनीक का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया कि भारत कोविड के साथ मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए दुनिया के साथ साथ मिलाने के लिए उत्साहित है। राष्ट्रीय जनता दल सोमवार को अपने 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 30 मिनट तक राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। वहीं जनता से वादा करता हुआ कहा कि जल्द पटना आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। लालू के भाषण में चुनाव के दौरान जेल में रहने का मलाल भी नजर आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेल में तड़पते रह गए, बाहर नहीं आ सके। हालांकि तेजस्वी से उनकी बात होती रहती थी। उन्होंने कहा तेजस्वी को चिंता नहीं करनी चाहिए, राजद का भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्र और नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा राज जंगल राज नहीं, गरीबों का राज है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि तेज प्रताप ने बहुत अच्छा भाषण दिया, उसकी बातों में दम है। तेजस्वी को बहुत कम उम्र में बिहार ने अपना नेता मान लिया है, वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा देश में आर्थिक संकट है, सामाजिक ताने बाने को खत्म किया जा रहा है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2021 से 22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएंगी। सीबीएसई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में बताया कि 2021 के 22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। ये टर्म एग्जाम 90 मिनट के होंगे। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड हर एक टर्म के आखिर में बंटे हुए सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं लेगी। बोर्ड प्रश्न पर पत्र तैयार करके इन्हें स्कूलों को भेज देगा। आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रोसेस भी बोर्ड ही तय करेगा। ये परीक्षाएं बाहर से भेजे गए सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की निगरानी में की जाएंगी। स्टूडेंट पहले और दूसरे टर्म में जो नंबर हासिल करेंगे उनके आधार पर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 9वीं से 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट साल टर्म और टर्म 2 के बावजूद में 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट असेसमेंट,
पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क बोलने और सुनने की एक्टिविस्ट शामिल होंगी। 11वीं और 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट हर साल टर्म में से टर्म भरेंगे। देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने आए। इस दौरान 51,827 लोगों ने कोरोना को मात दी और 552 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई। बीते दिन मिलने वाले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 106 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को कोरोना के 28,869 मरीज मिले थे। वहीं रोजाना होने वाली मौतों ने भी कमी रिकॉर्ड की जारी की है। बीते दिन संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा पिछले 3 महीने में सबसे कम है। इससे पहले 3 अप्रैल को 514 लोगों की कोरोना से चलते मौत हो गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार को हो सकता है। इस विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के 4 सहयोगी दलों जदयू, लोजपा, अन्नाद्रमुक और अपना दल को सरकार प्रतिनिधित्व देंगे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा है। इसे लेकर आज अहम बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में कहीं अहम बैठक करेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली पहुंचने का संदेश दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव को फिलहाल दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है। जदयू से बातचीत अंतिम दौर में है, जबकि शाह मंगलवार को कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शिवसेना और अकाली दल के एनडीए से नाता तोड़ने और रामविलास पासवान के निधन के बाद सरकार में सहयोगियों की भूमिका प्रतीकात्मक रह गई है। वर्तमान में महज आरपीआई की सरकार में भागीदारी है। आरपीआई का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अध्यक्ष रामदास अठावले बतौर राज्यसभा संसदीय सरकार में बतौर राज्य मंत्री शामिल हैं। विस्तार में एनडीए में शामिल 4 सहयोगी दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना तय है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर और दी रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ है। हमले में इस्तेमाल दोनों ड्रोन से 1.5 किलो आरडीएक्स गिराया गया था। ड्रोन जीपीएस आधारित था और इससे हैंडलर मैनुअली ही संचालित कर रहे थे। पता चला कि वायुसेना स्टेशन पर हुई आईईडी हमले में आरडीएक्स और नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। आईईडी कम नुकसान करने वाली थी और दूसरी अधिक नुकसान करने वाली। एक आईईडी में अधिक विस्फोटक था। आदि बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाए, संभवतः एक्सपर्ट निशाने पर थे। दूसरी आईईडी से अधिक जवानों की हताहत करने की साजिश थी ताकि काफी छर्रे निकलकर जवानों को लगे। ये तमाम जानकारी मामले की जांच कर रही एनआईए को मिली एफएसएल की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है। हालांकि अभी इसकी आधारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। एफएसएल की आई रिपोर्ट से एक बात साफ है कि अगर आरडीएक्स का इस्तेमाल धमाकों में हुआ तो यह पाकिस्तान से ही आया था, क्योंकि भारत में आरडीएक्स नहीं मिलता। पाकिस्तान ने पुलवामा में कराए गए हमले में भी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो पाकिस्तान से भेजा गया था। बाद में आरडीएक्स को आईईडी में लगाया गया, साथ ही कुछ अन्य विस्फोटक सामग्री भी शामिल की गई। देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, जिसके चलते वहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी। ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा चढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों के बारिश के अभी इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर को करना होगा और इंतजार, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में मानसून पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के चलते झमाझम बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी मानसून के कारण बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई भागों को भी मानसून अपनी फुहारों से राहत पहुंचा रहा है। आईएमडी के मुताबिक मंगलवार को बुधवार को उत्तराखंड के पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की आशंका जताई है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वह दिल्ली में पार्टी आलाकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। इन दिनों पंजाब कांग्रेस के नेताओं में मतभेद चरम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। पहले वह कोटकपुरा गोलीकांड और बेअदबी मामलों में लेकर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब प्रदेश में गहराए बिजली संकट को उन्होंने मुद्दा बना लिया है। मंगलवार को सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश इकाई में समाहित करने और पार्टी के संकट को समाप्त करने के फॉर्मूला पर कैप्टन और शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा होगी। विधायकों संघ कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंच के दौरान प्रदेश में हिंदू वर्ग की अपेक्षा की बात उठी थी। इस दौरान कुछ नेताओं ने यह भी मांग की थी कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से किसी हिंदू को ही बनाया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने पर सहमत है। पार्टी आलाकमान उन्हें विश्वास में लेने के बाद सिद्धू को उप मुख्यमंत्री या प्रचार समिति का अध्यक्ष बना सकती है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कथित तौर पर मुलाकात के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। तृणमूल सांसदों सुखेंदु शेखर राय और मुवदा मोइत्रा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मेहता को पद से हटाने की मांग की है। हालांकि मेहता ने ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार किया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पत्रकारों से कहा, शुवेंदु अधिकारियों धोखाधड़ी, अवैध रिश्वत सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित है और नारद मामले से है एक स्टिंग ऑपरेशन में वह रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे। सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे बड़े कानून अफसर है और नारद स्टिंग मामले सहित महत्वपूर्ण कानून मामलों पर सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देते रहते हैं। नारद मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसी स्थिति में उनका शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात सही नहीं है। उन्होंने कहा, हमने सॉलिसिटर जनरल से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। वहीं शुवेंदु शेखर राय ने कहा, नारद सिंह व अन्य मामले में आरोपी से मिलना सॉलिसिटर जनरल के वैधानिक कर्तव्यों के साथ सीधे तौर पर हितों का टकराव है। ऐसे में जनता के मन में किसी भी संदेह से बचने के लिए मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज खेलने होंगे। यह सभी मैच दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। यह उम्मीद इंग्लैंड को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सोमवार को दिए गए सभी कोरोना प्रतिबंध हटाने के बयान के बाद जगी है। भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर पहला टेस्ट नोटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाएगा। 5 टेस्ट की मैच सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को मैनचेस्टर में होगा। बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि 19 जुलाई से इंग्लैंड में लगभग पूरी तरह प्रतिबंध हटाए लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें वायरस के साथ जीने का एक नया तरीका खोजना होगा। हम जानते हैं कि 19 जुलाई तक भी महामारी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब हम लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं कि वह वायरस से किस तरह लड़ना चाहते हैं। 19 जुलाई से लोगों पर प्रतिबंध में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वे अपनी मर्जी से समारोह और पार्टी कर सकेंगे। हालांकि जॉनसन ने कहा कि यह प्रतिबंध हटाने का आखिरी फैसला 12 जुलाई को किया जाएगा।
तो आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।